नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम करेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से गद्य खंड से यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ जी। ये उनके द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। जब वो स्पीति में गए थे तो वहाँ पर उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ अनुभव किया, उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। और स्पीति में बारिश ना के बराबर होती है, तो उसी के बारे में लेखक ने बताया है। आज हम उसका सारांश करेंगे। जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं हम। लेखक कृष्णनाथ हैं। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1934 ईस्वी में और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की। इसके बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। उनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं पर अधिकार है। वे दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से जुड़े रहे। ये हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में कई वर्ष तक रहे। इन्होंने अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। वे राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। इन्होंने भारतीय व तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्यापन किया। इन्होंने भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति के साथ बौद्ध दर्शन पर काम किया। इन्हें लोहिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी रचनाओं पर दृष्टि डालते हैं। लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। इसके अलावा इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। इन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं और साहित्यिक विशेषताएं हैं इस प्रकार से। इन्होंने जो है ये उच्च कोटि के रचनाकार थे और इन्होंने सृजन आकांक्षा की पूर्ति हेतु यायावरी की, यानी कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, घूमते रहते थे जगह जगह, इसलिए इनकी प्रवृत्ति यायावरी थी। एक यायावरी इन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया। इन्होंने अपनी इस यात्रा को शब्दों में बांधा। वे जहाँ की यात्रा करते वहाँ पर्यटन के साथ तत्ववेता की तरह अध्ययन करते चलते। वे वहाँ की विशेष स्मृतियों को भी उघाड़ते हैं। वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो, यानी कि विस्मृत सी स्मृति यानी कि जो भूली गई याद। इनके यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। जो लोग इन स्थानों की यात्रा कर चुके हैं वे कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर अपनी यात्रा को पूरा मानेंगे। तो स्पीति में बारिश उनका एक यात्रा वृत्तांत है और इन्होंने बताया है कि स्पीति में किस तरह से पहाड़ हैं और ठंडक कैसी है, वहाँ पर बारिश होती है या नहीं होती है, वहाँ पर फसलें होती हैं या उनका स्पीति का इतिहास, सब चीज़ों के बारे में उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित है। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। यानी कि वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से स्पीति
का जो जीवन है, जो लोग रहते हैं वहाँ कठिनाई भरा जीवन है। वहाँ की ऋतुओं के बारे में बताया है, फसल के बारे में बताया है लेखक ने। लेखक बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है, क्योंकि यहाँ के कठिन रास्ते हैं, हर कोई वहाँ की जो जाने की सोचता नहीं है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग व काजा के बीच संबंध रहता है। केलंग और काजा जगह है, तो वहाँ पर वायरलेस सिस्टम के जरिए, बेतार के तार जो होता है उसके ज़रिए वहाँ पर एक दूसरे से वो संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर समय में वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। पूरी दुनिया से ये कटा रहता है स्पीति जो प्रदेश है, तो वहाँ आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वायरलेस सेट के ज़रिए और केलंग और काजा के बीच संबंध रहता है। केलंग के जो बादशाह है वो बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त रहा है, चाहे कोई भी राजा हो। स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र रहा है, किसी पर निर्भर नहीं रहा, चाहे वहाँ का राजा कोई भी रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा और संहार करता है, यानी कि इसका जो भूगोल है उसके कारण इसकी रक्षा हो सकी है और इसका संहार भी करता है। यानी कि यहाँ पर हर व्यक्ति आने की सोच नहीं सकता। तो पहले राजा का हरकारा आता था तो उसके आने तक अल्प वसंत बीत जाता था। हरकारा यानी कि जो संदेश लेकर आता था उसको कहते हैं। तो जब तक वो आता था, क्योंकि आने में बहुत समय लग जाता था, रास्ते ऐसे होते थे, तो तब तक अल्प वसंत बीत जाता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। जोरावर सिंह एक डाकू था, उसने जब हमला किया था उस समय स्पीति के लोग वहाँ से घर छोड़कर भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों और विहारों को लूटा था। जो मठ थे वहाँ पर और घर थे वहाँ पर उसने लूटपाट की थी। स्पीति में जो जनसंख्या है वो लाहौल से भी कम है, क्योंकि 1901 में यहाँ 3231 ही लोग थे और अब यहाँ पर है 34,000। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राजा से मिला। ब्रिटिश राज से मिला था भारत को। अंग्रेज़ों ने 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था, ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के उन वाले क्षेत्र में जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनी द्वारा चलाया जाता था, यानी कि वहाँ के स्थान विशेष पर वहीं के लोगों में जो रहता था ऐसा राजा बनाया जाता था, जिसे नोनी कहते थे। वो चलाता था वहाँ पर अपना राज। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था और स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनों को मालगुजारी इकट्ठा करने और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। यानी छोटे मोटे जो मुकदमे होते थे वहाँ पर, और या जो कोई कर इकट्ठा करना, टैक्स वसूली होती थी, इस तरह के काम जो है नोनों को दे दिए जाते थे। तो नोनो जब वहाँ का स्थानीय व्यक्ति होता था उसको राजा बनाया जाता था, तो वो उसको नोनो कहा जाता था। उससे ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में और 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ जाती है और किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज नदी में मिल जाती है। लेखक पारा नदी, पिन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना है। यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीरान है, यानी कि बिल्कुल सुनसान है यह क्षेत्र। यहाँ लोग रहते कैसे हैं? स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं।
यानी कि 8-9 महीने तक बिल्कुल बर्फ़ जमी रहती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वो दुनिया से कटे रहते हैं। वो एक फसल उगाते हैं और लकड़ी और रोज़गार भी नहीं है, फिर भी वे यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं और यह तर्क से परे की चीज़ है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से अधिक ऊंचे, भव्य और नंगे हैं। इसके यानी कि वहाँ पर कोई फसल वगैरह या हरे भरे पहाड़ नहीं है, सूखे बिल्कुल पहाड़ कुछ भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर बर्फ़ जमी रहती है। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है, यानी दुख से भरा हुआ जो है वो छुपा हुआ है उसके अंदर, उनका दुख भरा, दर्द भरा जो स्वर है वो जमा हुआ है। और यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, व्यथा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, यह हिमालय का तलवा है। लाहुल यानी कि लाहुल तो हिमालय का तलवा है और स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। समुद्र की तरफ से 10,535 फीट ऊंचा है, तो स्पीति 12,966 फीट ऊंचा। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें बारालचा श्रेणियां कहते हैं, यानी कि उन श्रेणियों का नाम जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है बारालचा श्रेणियां। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणी कहती हैं। जो दक्षिण के पहाड़ों की श्रेणी है, जो पहाड़ लगातार है, उनको माने श्रेणियां कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर इनका नामकरण किया गया। बौद्धों का बीज मंत्र ओम मणिम पद्मे हूँ है, इसे संक्षेप में माने कहते हैं। यानी कि वहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, बहुत से मठ हैं, तो वहाँ की जो श्रेणियाँ हैं वहाँ पर बौद्धों ने बहुत तपस्या की है, तो वहाँ की श्रेणियों का नाम माने श्रेणियाँ रख दिया गया, क्योंकि जो बौद्धों का एक मंत्र है माने मंत्र ओम मणि पद्मे हूँ, इसी कारण वहाँ पर बौद्धों ने बहुत तपस्या की है, इसी कारण शायद उन श्रेणियों का नाम माने श्रेणियाँ रखा गया। स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है, क्योंकि ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। कभी कभी उनका मान मर्यादा मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों और पहाड़ों से युवक युवतियां आकर अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें। माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां यहाँ आकर किलोल करें तो यहाँ आनंद का प्रसार हो। यानी कि यहाँ पर सब खामोशी है, सुनसान है, केवल यहाँ बौद्ध भिक्षु है वो आते हैं और वो चोटियाँ उदास हो गई हैं उनके जाप से, इसलिए वो चाहते हैं कि देश भर से या बाहर से भी जो है पर्यटक आए इनको देखने के लिए, चोटियों ऊंची ऊंची चोटियों को, ताकि वहाँ पर शोरगुल हो सके, वहाँ की जो बिल्कुल एकांत है वो टूट सके। और वो युवक युवतियों से आह्वान कर रहा है, लोगों से कह रहा है वो यहाँ पर आएं और आकर यहाँ देखें। स्पीति में 2 ऋतुएं होती हैं, जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत और शेष वर्ष शीत ऋतु। यानी कि शेष वर्ष तो सर्दी रहती है, बर्फ रहती है, थोड़ा बहुत जो वसंत ऋतु होती है उसमें ही थोड़ा बहुत कुछ फसलिया जो होता है वो होता है वहाँ पर। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 150 सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 80 सेंटीग्रेड होता है। वसंत में दिन गर्म और रात ठंडी होती है और शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही की जा सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर। यहाँ वसंत का समय लाहुल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल हरियाली आदि नहीं आते। दिसंबर से मई तक बर्फ रहती है, नदी नाले जम जाते हैं, तेज़ हवाएं मुंह, हाथ और अन्य खुले अंगों पर शूल की तरह, कांटे की तरह चुभती है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो इसलिए बहुत सर्दी होती है वहाँ पर। यहाँ मॉनसून की पहुँच नहीं है, यहाँ बरखा बहार नहीं है, यानी कि मॉनसून नहीं आता, बारिश ना के बराबर होती है।
कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा। उसका वर्षा वर्णन लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से परे है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं और मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है, यानी कि बिल्कुल वंध्या की बांझ की तरह रहती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ उगता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बर्फ इतनी होती है वहाँ पर। तो बताया है कि जो कालिदास है संस्कृत के महान कवि हुए हैं, तो उन्होंने अपना ऋतु संहार संस्कृत में जो ग्रंथ लिखा है उसके अंदर उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा है लाहौल स्पीति के लोग तो वर्षा ऋतु के बारे में जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी वर्षा देखी ही नहीं है। तो इस तरह से कहते हैं वो, इसलिए ऋतु संहार में से वर्षा ऋतु के वर्णन को तो कालिदास को हटाना पड़ेगा। स्पीति में एक ही फसल होती है, जिनमें जौ, गेहूं, मटर और सरसों प्रमुख है। यही फसलें होती हैं वहाँ पर, और इनमें भी जो मुख्य है और सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। पहाड़ों से जो पानी के झरने बहकर आते हैं उसी से सिंचाई होती है, क्योंकि स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है, बशर्ते वहाँ पानी पहुँचाया जाए, क्योंकि पानी पहुँचाना बहुत मुश्किल है वहाँ पर। यहाँ फल, पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है, यानी कि अगर वर्षा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब लेखक वहाँ गया तो एक बार वर्षा वहाँ पर हुई थी। ये एक संयोग था लेखक के लिए कि वह काजा के डाक बंगले में एक बार सो रहा था, तो आधी रात के समय उसे लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह और हाथ को छीलने लगा। उसने पल्ला बंद कर दिया और आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे। यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी, यानी कि बारिश हुई थी तो लोग उनकी यात्रा शुभ बता रहे थे, क्योंकि वहाँ बारिश न्याय के बराबर होती है और ये इसे सुखद संयोग मान रहे थे। इसमें बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग आया है जिसके अर्थ को जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे पाठ में आप जब पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे शब्द आएंगे, जैसे कि योग मिलाप, योग का अर्थ होता है मिलाप। अलंघ्य, अलंघ्य आता है जो पार न किया जा सके। बगावत, बगावत का अर्थ होता है विद्रोह। वायरलेस, वायरलेस का मैंने आपको बताया था बिना तार के संदेश भेजना। हरकारा जो संदेश वाहक होता है डाकिया। स्वायत्त, स्वतंत्र, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सिरजी, सिरजी का अर्थ होता है रची, रचना। हदस, हदस का अर्थ होता है डर। चागमा, चागमा यहाँ पर एक पेड़ का नाम आया है। अप्रतिकार, अप्रतिकार होता है विरोध न करना। फिर आया है आपके पाठ में शब्द दूरगामी, दूरगामी या दूर तक जाने वाला। शरीक, शरीक यानी कि सम्मिलित होना। रेगुलेशन, कानून। मालगुजारी मैंने आपको बताया था कर या टैक्स। फौजदारी के मुकदमे आया था, तो फौजदारी यानी मारपीट के छोटे मोटे मुकदमे। वृत्तांत, हाल। छोर, किनारा। और इसके अलावा वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है जीविका। निर्वाण, निर्वाण प्राप्त करना यानी वैराग्य ले लेना। अतर्क, तर्क से परे। आर्तनाद, आर्तनाद मैंने आपको बताया था दर्द भरी आवाज़, पीड़ा भरी आवाज़। अट्टहास एक शब्द आया है, ठहाका लगाकर हंसना। तलहटी, तलुआ यानी पहाड़ के जो नीचे की जगह होती है उसको कहा जाता है। फिर शब्द आया है इसमें महात्म्य, महिमा। फिर आया है गजेटियर, गजेटियर यानी कि राजपत्र। उसके बाद आया है मर्दन, मान मर्दन यानी कि कुचलना, अहंकार को कुचलना। कुवत, कुवत यानी कि बल या सामर्थ्य। किलोल करना, खेल करना। और इसमें और भी बहुत से ऐसे शब्द आए हैं, जैसे कामीजन, विलास करने वाले लोग। पावस ऋतु, वर्षा ऋतु को ही कहते हैं। पावस वर्षा का महीना जो होता है। और इसके अलावा शब्द आए हैं वंध्या, जो वंध्या मैंने आपको बताया धरती वंध्या या बेकार, जिस पर कुछ उगता नहीं है। उलीचना, उलीचने का अर्थ होता है हाथ से बाहर फेंकना। इसी तरह ये शब्द जो आए हैं
और तुषार, तुषार का अर्थ होता है बर्फ, पहर, समय। तो इसमें बहुत से शब्द आए हैं जिनके अर्थ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो आप अपने नोट कर लीजिए, अपनी बुक में आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द अच्छे से समझ आएंगे, लेसन समझ आएगा अच्छी प्रकार से। पाठ आपको इस वीडियो को अच्छी प्रकार से सुनिए और सुनकर उन शब्दों के अर्थों को अपनी बुक के अंदर रेखांकित करके उनको अर्थों को आप लिख सकते हैं और फिर आप उसको पाठ को पढ़िए ताकि आपको स्पीति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। और अच्छे से समझ न आए तो आप फिर से आप वीडियो को सुनिए और पाठ को अपनी बुक से भी पढ़िए, फिर से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। धन्यवाद।